So, hello friends, I am Chaya Chauhan, and in this series of my lecture for the Medicinal Chemistry 1 BP402T, this is our lecture number 16, and the topic for this lecture is adrenergic antagonist and SAR of beta blockers. So, in this lecture we will take adrenergic antagonist and beta blockers SAR. So, this is the second drug from the adrenergic antagonist, that is phentolamine. The first drug we have taken in this lecture 15, and in that we have studied the drug tolazolene, and now this is the next drug, that is phentolamine. So, it is also non-selective, and tolazolene was also non-selective, and that was working on the alpha 1 and alpha 2 both receptors. And again this drug phentolamine, it is also non-selective drug, and it is also imidazoline derivative. So, tolazolene also from the imidazoline derivative, and this phentolamine is also imidazoline derivative, and tolazolene was also non-selective for the alpha 1 and alpha 2 receptor, and again phentolamine is also non-selective on the alpha 1 and alpha 2 receptor. So, if it is working on the alpha 2 receptor, again it will cause the hypotension. So, it will use to treat the hypertension. So, this compound phentolamine is used to prevent or control hypertensive episodes of pheochromocytoma. कैसे कंट्रोल करता है? जो ये फियोक्रोमोसाइटोमा कंडीशन है, इनमें जब एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है, दिस इज़ अ कंडीशन इन विच एड्रिनल ग्लैंड विल हैव ट्यूमर. सो उस ग्लैंड में जब ट्यूमर हो जाता है, और हाइपरटेंसिव एपिसोड मतलब है इसका कि उस कंडीशन में ट्यूमर जो है रिलीज़ करने लगता है एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन. सो जब नॉरएपिनेफ्रिन का जो सिक्रीशन होगा, जब उसका सिक्रीशन होता है तो क्या करता है, जब उसका सिक्रीशन होगा जो कार्डियक मसल्स हैं वो जो है हमारी स्टिमुलेट हो जाती हैं, एंड इट विल कॉज द हाइपरटेंशन. सो हाइपरटेंसिव एपिसोड्स ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, मतलब स्पेशली जो हाइपरटेंशन दैट इज कॉज्ड बाय द फियोक्रोमोसाइटोमा, उस केस में हम इसको phentolamine को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, जो हमारा जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसके सिक्रीशन को कम करेगा. सो ये जो हमारी ड्रग है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा. उसमें डायग्नोसिस में कैसे यूज़ हो रहा है, जो phentolamine है इसका कॉन्टिन्यूस आईपी इन्फ्यूजन जो है इंस्टॉल करेंगे पेशेंट के अंदर. तो जो कंडीशन है हाइपरटेंशन की, उसमें उसको रिलीफ होना चाहिए. अगर उसके सिम्टम रिलीव हो रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ द कंडीशन ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा. तो मतलब वो हाइपरटेंसिव स्टेट किसकी वजह से है, इट इज़ ड्यू टू द फियोक्रोमोसाइटोमा. सो उस कंडीशन में इसको phentolamine को हम डायग्नोसिस पर्पज से यूज़ करते हैं. बट नाउ डेज जो स्कैन है, पीटी स्कैन, जो पैट स्कैन है, वो हम इसके डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं. बट अर्लियर इट वाज अ मेथड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा. तो जो उसके सिम्टम्स हैं, जो उसकी हाइपरटेंसिव स्टेट है, वो जो है phentolamine को रिस्पॉन्ड करनी चाहिए. तो ऐसी अगर वो रिस्पॉन्ड कर रही है, दैट मीन्स दिस हाइपरटेंशन इज ड्यू टू द फियोक्रोमोसाइटोमा. एंड इट हैज़ बीन यूज्ड विद द पेपावेरिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोटेंस. जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, उस केस में भी इसको हम जो ड्रग है पेपावेरिन, उसके साथ में कॉम्बिनेशन में phentolamine को यूज़ करते हैं. सो दीज आर द यूजेस फॉर phentolamine, एंड इट इज़ नॉन सिलेक्टिव alpha 1 and alpha 2 adrenergic antagonist. Now next is the phenoxybenzamine. Phenoxybenzamine, this is the next drug from this class, adrenergic antagonist. और ये केमिकली क्या है, बीटा हेलो एल्काइल अमीन. सो हम ये वाले सब्स्टिट्यूशन इस पर नहीं देख रहे हैं. मेन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये बीटा पोजीशन पे, ये अल्फा पोजीशन हो गई और ये बीटा पोजीशन पे हमारे पास क्या है, ये क्लोरीन, मतलब हेलोजन है हमारे पास. सो बीटा हेलो एल्काइल, ये क्या है हमारी चेन, एल्काइल चेन है, एल्काइल अमीन, बीटा हेलो एल्काइल अमीन. ये हमारा जो है यहाँ पे इसका केमिकल जो फार्माकोफोर है, वो इसका फिनॉक्सीबेंजामीन का वो बीटा हेलो एल्काइल अमीन है. अब ये जो ड्रग है, अगेन इट इज़ नॉन सिलेक्टिव. ये नॉन सिलेक्टिव है, बट इट इज़ नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल ब्लॉकर ऑफ एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स. तो जो हमारा अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर है, ये दोनों पे काम कर रहा है, और वहाँ पे जो ब्लॉकेज कर रहा है वो
जो हमारा नेचुरल एनालॉग है या कोई अदर ड्रग है उसके साथ में ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, इट इज़ नॉट कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव है, मतलब ये जाके बाइंड करेगा एंड इट इज़ इरिवर्सिबल ब्लॉकर। मतलब कैसे, अगर एक बार बाइंड कर दिया तो ये जो है हमारा उस साइट से जल्दी से नहीं हटेगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल ब्लॉकर फॉर एडिनर्जिक रिसेप्टर। सो ये हमारी जो फिनॉक्सीबेंजामीन है इसकी जो एफिनिटी है टुवर्ड्स द रिसेप्टर, जो अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर के लिए एफिनिटी है वो बहुत हायर है एंड नॉन कॉम्पिटिटिवली ये बाइंड करता है विद द एडिनर्जिक रिसेप्टर। और जो बाइंडिंग है दैट लीड टू द कोवेलेंट बाइंडिंग, जो बाइंडिंग की फोर्स है वो क्या है, कोवेलेंट बाइंडिंग है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ इरिवर्सिबल ब्लॉकर, ये इरिवर्सिबल ब्लॉकर है। अब जो ये ड्रग है हमारी, ये जो बाइंड कर रही है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से बाइंड कर रही है। सो जो ये इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इसका वो कैसा होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, मतलब नंबर ऑफ आवर्स के लिए ड्रग हमारी काम करेगी। सो इरिवर्सिबल ब्लॉकेज ऑफ अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर बिकॉज इट बाइंड्स कोवेलेंटली विद द रिसेप्टर। अब ओरल फिनॉक्सीबेंजामीन ये जो हमारी ड्रग है ये जो है हम यूज़ करते हैं फॉर द प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विथ फियोक्रोमोसाइटोमा। मतलब इसका यूज़ भी हम, जैसे हमने इससे प्रीवियस ड्रग यूज़ किए फेंटोलेमाइन, ये हमारा कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल ब्लॉकर होता है, मतलब ये इसका इफेक्ट कुछ टाइम रहेगा फिर ये जो है हमारा वहाँ साइट से, जो हमारे रिसेप्टर की साइट है वहाँ से हट जाएगा, तो ये कॉम्पिटिटिव है। ये जो ड्रग है हमारी फिनॉक्सीबेंजामीन ये नॉन कॉम्पिटिटिव है और इरिवर्सिबल है। मतलब यूजुअली कौन सी बॉन्डिंग बनती है, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग, अब इसमें क्या बनी हुई है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो ये लॉन्ग लास्टिंग है। अब जो इसको यूज़ करते हैं वो किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा की कंडीशन में, उसमें भी कब, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए, मतलब ऑपरेशन से पहले, या फिर उन पेशेंट में जहाँ पे सर्जरी नहीं की जा सकती, उन पेशेंट में भी जहाँ पे इस ट्यूमर की सर्जरी नहीं हो सकती, उन केसेस में भी उनको मैनेजमेंट के लिए भी हम जो यूज़ करते हैं हाइपरटेंसिव केसेस में, वहाँ पे फिनॉक्सीबेंजामीन जो है यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ इरिवर्सिबल ब्लॉकर ऑफ दिस alpha receptor. So this phenoxybenzamine is used in the inoperable cases of the pheochromocytoma, वहाँ पर यूज़ होता है। Then what is the mechanism of binding of phenoxybenzamine with the receptor? रिसेप्टर पे कैसे बाइंड करेगा? So ये phenoxybenzamine का ये हमारा, मैंने बताया आप लोगों को, ये क्या था हमारा फार्माकोफोर, ये है, यही पार्ट है जो हमारे रिसेप्टर पे बाइंड करता है। सो यहाँ पे ये क्लोरीन से जो है यहाँ पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, सो क्लोरीन हमारा मूव आउट हो गया और ये हमारा बॉन्ड बन गया, इधर ये रिंग बना लेगा। तो ये जो आयन बना ये क्या है, एजीरिडीनियम आयन, ये जो आयन बना है ये एजीरिडीनियम आयन है, और जो ये हमारी रिसेप्टर की साइट है वो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, तो ये आके यहाँ पे बाइंड करना है। सो ये जो बाइंडिंग होगी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की, दैट विल बी कोवेलेंट बाइंडिंग, और जो बाइंडिंग होगी दैट विल बी लॉन्ग लास्टिंग, और ये हमारा जो रिसेप्टर होगा इट बिकम्स एल्काइलेटेड, एल्काइलेटेड रिसेप्टर हो जाएगा। सो ये हमारा जो रिसेप्टर साइड पे है ये बहुत देर तक स्टे करेगा कंपाउंड हमारा रिसेप्टर की साइड पे, वहाँ से मूव नहीं होगा ईजिली। Now this is the next drug, that is prazosin, and this is the drug of quinazoline ring compound. इसमें जो मेन रिंग है हमारा वो है क्विनाजोलिन, ये हमारा मेन रिंग है क्विनाजोलिन। इसके अलावा इसके पास एक और कंपोनेंट है दैट इज पाइपरेजिन, दिस इज द रिंग, अनदर रिंग, एंड द असाइल मोइटी, दिस मोइटी इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर देयर। सो 3 कंपोनेंट है इसमें, क्विनाजोलिन रिंग है, पाइपरेजिन रिंग है एंड असाइल मोइटी है। सो प्राजोसिन में तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट है। अब ये जो ड्रग है हमारी ये सिलेक्टिव ब्लॉकर है। तो अभी तक जो हमने पढ़ी फिनॉक्सीबेंजामीन और जो हमने टोलाजोलिन पढ़ी, फेंटोलेमाइन पढ़ी, वो सारी ड्रग कैसी थी हमारी, नॉन सिलेक्टिव थी, अल्फा 1 पे भी काम कर रही थी, अल्फा 2 रिसेप्टर पे भी काम कर रही थी, दे आर हैविंग बाइंडिंग टुवर्ड्स बोथ द रिसेप्टर। नाउ दिस इज द सिलेक्टिव कैटेगरी ऑफ द ड्रग एंड इट इज़ ब्लॉकिंग अल्फा 1 रिसेप्टर, ये अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। सो ये हमारे प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करती। अगर प्री साइनेप्टिक को ब्लॉक नहीं कर रही तो जो इसका जो ड्रग का जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करना था वो नहीं होगा। अगर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ नहीं करेगा सो कैसे होगा कि वहाँ पे जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन के इफेक्ट थे, कार्डियक स्टिमुलेंट इफेक्ट, वो नहीं होगा। सो ये जो ड्रग है हमारी ऑफर डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग पेरिफेरल वेसोडाइलेशन विदाउट कॉजिंग
इंक्रीज इन द हार्ट रेट एंड द कार्डियक आउटपुट, क्योंकि जो हमारी कार्डियक मसल्स है उनका स्टिमुलेशन नहीं कर रही है। जब कार्डियक मसल्स का स्टिमुलेशन नहीं होगा, दैट मीन्स ओनली पेरिफेरल वेसोडाइलेशन विल बी देयर। सो ये ड्रग हमारी हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारी प्राजोसिन ड्रग है, इट इज़ सिलेक्टिव अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। और किस केस में यूज़ कर सकते हैं? इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। ये क्या कंडीशन होती है? ये प्रोस्टैटिक ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है। जो हमारी प्रोस्टैटिक ग्लैंड है वो जो है साइज़ में बढ़ जाती है। जब साइज़ बढ़ेगा तो जो यूरिनरी फ्लो है उसमें वो ठीक से नहीं होता, देयर विल बी डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन। सो उसको इम्प्रूव करती है यूरिन फ्लो को। ये जो हमारी यूरिनरी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, उनको रिलैक्स करता है बाय बाइंडिंग टू द अल्फा 1 रिसेप्टर एंड इट इम्प्रूव्स द यूरिन फ्लो। सो यूरिन फ्लो को इम्प्रूव करता है। सो यहाँ पे ये ड्रग जो है हमारे मेनली 2 यूजेस हैं, फर्स्ट इन द हाइपरटेंशन एंड सेकेंड इज इन द बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। वहाँ पे यूरिनरी फ्लो को इम्प्रूव करता है। और दोनों इफेक्ट कैसे हैं? बाय द रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स। फर्स्ट वन इज द वेसोडाइलेटरी इफेक्ट एंड सेकेंड इज द रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ दिस इज द नेक्स्ट ड्रग, डाईहाइड्रोएर्गेटामीन। सो ये एल्केलाइड ड्रग है और ये अर्गेटामीन का डेरिवेटिव है। इट इज़ एन अर्गेट एल्केलाइड एंड डेरिवेटिव ऑफ अर्गेटामीन। तो ये अर्गेट एल्केलाइड हमारा नेचुरल प्लांट है, अर्गेट प्लांट, वहाँ से एल्केलाइड मिलता है। सो डाईहाइड्रोएर्गेटामीन हैज़ एंटी माइग्रेन एक्टिविटी। ये जो ड्रग है हमारी एंटी माइग्रेन इफेक्ट के लिए यूज़ होती है। ये उसी क्लास की ड्रग है, एंटी माइग्रेन क्लास की। सो जितने भी माइग्रेन या क्लस्टर हेडेक हैं या फिर ओवर मेडिकेशन की जितने भी हेडेक हैं, उन केसेस में ये ड्रग हमारी यूज़ होती है। और ड्रग का मेन एक्शन कहाँ पर होता है? इट इज़ ऑन दी 5-HT रिसेप्टर। इस रिसेप्टर का ये एगोनिस्ट है। इट इज़ ऑल्सो हैविंग इफेक्ट ऑन द एड्रिनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, बट मेन इफेक्ट इज ऑन दी 5-HT रिसेप्टर। यहाँ पे ये एगोनिस्ट की तरफ वर्क करती है। और जो इसका जो माइग्रेन में एंटी माइग्रेन इफेक्ट है, इट इज़ मेनली ड्यू टू दी एक्शन ऑन दी 5-HT सेरोटोनिन रिसेप्टर पे, जो हमारा काम करता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन रिसेप्टर, इस पे जाके इसकी बाइंडिंग है एंड एगोनिस्टिक इफेक्ट है। ड्यू टू दिस इट इज़ शोइंग द एंटी माइग्रेन इफेक्ट। सो इसके लिए 2 मैकेनिज्म है। सो बेसिकली मेन जो है ये कहाँ पे 5-HT के भी कौन से रिसेप्टर पे काम करती है? इट वर्क्स ऑन दी 5-HT1D रिसेप्टर, यहाँ पे काम करती है और वहाँ पे ये एगोनिस्ट है एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट माइग्रेन। सो कैसे? फर्स्ट जो एक्टिवेशन करती है 5-HT1D रिसेप्टर का, जो इंट्राक्रेनियल ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारे ब्रेन में ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पे ये ड्रग जो है सेरोटोनिन रिसेप्टर पे बाइंड करती है। सो उसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करती है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनका वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देती है एंड ड्यू टू दिस वैसो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट इट कॉजेज रिलीफ इन द पेन में रिलीफ करती है। जो हेडेक हो रहा है उसको रिलीव कर देगी ड्यू टू दिस वैसो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट। जो अनदर मैकेनिज्म है वो क्या है? एक्टिवेशन ऑफ 5-HTD रिसेप्टर ऑन सेंसरी नर्व एंडिंग्स, जो हमारी जो सेंस करती हैं पेन को, उन एंडिंग्स पे अगर ये काम करता है तो ये क्या करता है? इनहिबिशन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी न्यूरोपेप्टाइड रिलीज। तो वहाँ से ना पेन के लिए जो सेंस करते हैं न्यूरोपेप्टाइड वो रिलीज़ होते हैं, तो उनके रिलीज़ को इनहिबिट करती है ये ड्रग हमारी। जो हमारी अर्गेटामीन है, ये वाली ड्रग जो है हमारी, ये क्या करती है? जो वहाँ पे सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं, वहाँ पर जो पेन के सेंस करने वाले जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोपेप्टाइड, उनके रिलीज़ को ये इनहिबिट करती है। सो एक मैकेनिज्म तो हो गई वैसो कंस्ट्रिक्शन ब्रेन में, और दूसरा सेंसरी नर्व एंडिंग्स पे वहाँ पे इनहिबिशन ऑफ द प्री इन्फ्लेमेटरी न्यूरोपेप्टाइड रिलीज, उनको इनहिबिशन करना। सो ये 2 मैकेनिज्म है बाई विच दिस ड्रग डाईहाइड्रोएर्गेटामीन वर्क एज अ एंटी माइग्रेन ड्रग। देन नेक्स्ट इन दिस एंटी माइग्रेन कैटेगरी द ड्रग इज मिथाइल सरगाइड। ये हमारी नेक्स्ट ड्रग है इस कैटेगरी की, ये मिथाइल सरगाइड है। ये जो ड्रग है ये भी एर्गट एल्केलाइड ही है और ये लाइसर्जिक एसिड और डाईइथाइल अमाइड। सो डाईइथाइल अमाइड तो हमारी ये हो गया डाईइथाइल अमाइड, ये यहाँ से हमारा डाईइथाइल अमाइड ये है, और ये लाइसर्जिक एसिड का हमारा, ये हमारा लाइसर्जिक एसिड है।
सो ये जो हमारी जो ड्रग है मिथाइल सरगाइड, इसमें हमारे पास लाइसर्जिक एसिड है और डाइथाइल अमाइड है और 2 कंपोनेंट मिलके इस ड्रग को बना रहे हैं मिथाइल सरगाइड को। अगेन ये जो ड्रग है हमारी, ये क्या करती है, जो पहली ड्रग थी हमारी 5-HT1D उस रिसेप्टर पे एगोनिस्ट ड्रग थी, और ये ड्रग हमारी क्या है 5-HT1 इस रिसेप्टर पे एंटागोनिस्ट ड्रग है। सो ये जो हमारा सेरोटोनिन है CNS में जो वैसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, सेरोटोनिन जो है हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट के लिए, एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ सेरोटोनिन इन CNS लीडिंग टू वैसो कंस्ट्रिक्शन। सो जो हमारी सेरोटोनिन है उसके रिलीज को, सेरोटोनिन के रिलीज को ये इनहिबिट करता है। सो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड वेसल हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। जब इसके सेरोटोनिन के रिलीज को इनहिबिट करेगा तो ब्लड वेसल्स जो हैं वहाँ पे ब्रेन में हमारी वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और जब कंस्ट्रिक्शन होता है ब्लड वेसल का दैट विल लीड टू द नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल, और उसकी वजह से जो हेडेक है हमारा वो रिलीव हो जाएगा। सो ओवरऑल इफेक्ट इसका भी मिथाइल सरगाइड का भी क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड रिलीव ऑफ द हेडेक या रिलीव ऑफ द पेन। सो उसमें सेम इफेक्ट है, लेकिन ये हमारा एंटागोनिस्ट है, और जो हमारी प्रीवियस ड्रग थी 5-HT1D यहाँ पे उसका वो एगोनिस्ट ड्रग थी। नाउ दिस ड्रग इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन एंड क्लस्टर हेडेक्स। जो बार बार जो हमारे हेडेक होते हैं, उन हेडेक्स में जो फ्रीक्वेंटली हेडेक्स होते हैं उनको बोलते हैं हम क्लस्टर हेडेक्स, और जो माइग्रेन है उनकी प्रोफाइलेक्सिस में ये यूज़ हो रही है ड्रग हमारी। दूसरा एपिसोडिक एंड क्रोनिक माइग्रेन्स में यूज़ हो रही है, जो हमारे लगातार बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट को माइग्रेन होता है तो उन केसेस में यूज़ होती है। देन कार्सिनॉइड सिंड्रोम, ये कार्सिनॉइड सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें स्लो ग्रोइंग कैंसर की फॉर्म होती है ये, वहाँ पे भी जो उसके सिम्टम्स हैं सीवियर डायरिया, वहाँ पे उस सिम्टम को रिलीव करने के लिए मिथाइल सरगाइड यूज़ होता है। देन इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेरोटोनिन सिंड्रोम। सेरोटोनिन अगर रिलीज होता है तो ये वॉमिटिंग, डायरिया, पेन ऐसी कंडीशंस कॉज करता है, और अदर न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को भी एनहांस करता है। सो उस कंडीशन में भी हमारी ये मिथाइल सरगाइड यूज़ होती है। सो दीज आर दी कंडीशंस वेयर मिथाइल सरगाइड इज़ यूज्ड। नाउ बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, ये बीटा ब्लॉकर्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सो ये ड्रग्स जो हैं ब्लॉक करती हैं एक्शन को एपिनेफ्रिन के, एड्रीनलिन के एक्शन को ये ब्लॉक करती हैं। और क्या करेंगी ये, क्योंकि हमारा एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन का फंक्शन क्या है, हार्ट की मसल्स को स्टिमुलेट करना। सो स्टिमुलेट करेगा तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करता है। तो ये ड्रग जो है एंटागोनिस्ट ड्रग हैं, ब्लॉक करती हैं एक्शन को बीटा रिसेप्टर के। सो ये क्या करेंगी, ब्लड प्रेशर को रिलैक्स करेंगी, भी ब्लड प्रेशर को लोअर करेंगी और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती हैं। सो इनका एक्शन है ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना, डायलेट करना। सो बीटा ब्लॉकर्स आल्सो रिड्यूस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑन द हार्ट, क्योंकि कार्डियक मसल्स को स्टिमुलेट करती हैं। सो इनका फंक्शन क्या होता है, इनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। तो उनको भी जो इनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से जो कंडीशंस आती हैं लाइक अरिथमियाज, उस कंडीशन में भी ये यूज़ होती हैं। जो ड्रग है हमारी उन कंडीशंस में भी यूज़ होती हैं। नाउ सार ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स का हमें सार पढ़ना है। तो सार पढ़ने के लिए हमारे पास ये हमारा स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, अराइल ऑक्सी प्रोपेनोलेमाइन, अराइल ऑक्सी प्रोपेनोलेमाइन। तो ये हमारी अराइल मॉइटी, ये हमारा ऑक्सी और ये हमारा प्रोपेनोलेमाइन। सो ये हमारा स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है बीटा ब्लॉकर्स की, अराइल ऑक्सी प्रोपेनोलेमाइन। और जो ये एरोमेटिक रिंग है और प्लस इस पे जो हमारी सब्स्टिट्यूएंट है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी के लिए, मतलब ब्लॉकिंग एक्टिविटी के लिए। जो एरोमेटिक रिंग की नेचर है, कौन सी नेचर है, और जो हमारा इस पर सब्स्टिट्यूशन है, वो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सब में सिमिलर मिलेगा आपको। सो जो बीटा रिंग है, ये हमारा अराइल रिंग है, इस पर क्या सब्स्टिट्यूशन है और इसकी क्या नेचर है, इस पर डिपेंड करेगा। सो एरोमेटिक रिंग, सो फिनाइल ग्रुप इसके हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट करता है, इसकी मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है, इसकी एक्सक्रीशन को भी अफेक्ट करता है। सो जो नेचर है एरोमेटिक रिंग की, ये ऑल्सो डिपेंड करेगी ऑन दी बीटा 1 सिलेक्टिविटी को भी, मतलब ये इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कौन से रिंग की वजह से जो है हमारा बीटा 1 सिलेक्टिविटी आ रही है। लाइक और प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, लाइक ये हमारा ये वाला, ये एक ही रिंग है, मेटाप्रोलोल बना रहा है, ठीक है, या ये वाला रिंग है हमारे पास,
तो ये साइड चेन पे जो ये जो हमारे रिंग पे सब्सटीट्यूशन है प्लस जो रिंग है, सो हमारे पास ये रिंग में ये बीटा 1 पे सिलेक्टिविटी होगी या बीटा 2 पे सिलेक्टिविटी होगी, ये हमारा रिंग की नेचर और रिंग पे क्या सब्सटीट्यूशन है उस पर डिपेंड करता है। लाइक जो पैरा सब्सटीट्यूशन है, अगर हमारे पास सफिशिएंट साइज़ का पैरा सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है, लाइक यहाँ पे हमने ये लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने ये पैरा सब्सटीट्यूशन ये लगाया हुआ है, ये वाला, सो ये क्या है, ये सिलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अमीनो फंक्शनल ग्रुप, ये कैसा होना चाहिए, अमीनो फंक्शनल ग्रुप ये जो हमारा क्या है, सेकेंडरी अमाइन होना चाहिए। मतलब अगर इसे एक्शन करना है सो ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए जो हमारा अमीनो फंक्शनल ग्रुप है ये कैसा होना चाहिए, ये सेकेंडरी अमाइन होना चाहिए। लाइक आप देखो ये यहाँ पे हमारा कैसा है, सेकेंडरी अमाइन, NH है ना, सेकेंडरी अमाइन, यहाँ पे भी हमारा कैसा है, सेकेंडरी अमाइन। सो जो फंक्शनल ग्रुप है, अमीनो फंक्शनल ग्रुप, ये कैसा होना चाहिए, सेकेंडरी, इट शुड बी सेकेंडरी। देन सब्सटीट्यूशन ऑन द अमीनो फंक्शनल ग्रुप, ये कैसा होना चाहिए, अगर ये सब्सटीट्यूशन हमारा बल्कि है अमीनो फंक्शनल ग्रुप पे, जैसे यहाँ पे हम बात करें, सो ये बल्कि होना चाहिए, ये जो अमीनो ग्रुप पे हमारा सब्सटीट्यूशन है ये बल्कि होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा कैसे, या तो आइसोप्रोपाइल हो या टर्शरी ब्यूटाइल हो। सो ऐसी कंडीशन में ये जो है क्या करेगा, बीटा रिसेप्टर पे एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करेगा। तो ये जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा दैट विल लीड टू बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। सो ये सब्सटीट्यूशन कैसा होना चाहिए अमीनो पे हमारा, ये सब्सटीट्यूशन हमारा अमीनो फंक्शनल ग्रुप पे कैसा होना चाहिए, इट शुड बी बल्कि, इट मे बी आइसोप्रोपाइल और इट मे बी टर्शरी ब्यूटाइल। सो पहला हमारा जो मेन है इफेक्ट वो एरोमेटिक रिंग की नेचर है और एरोमेटिक रिंग पे सब्सटीट्यूशन है। सेकेंडली जो हमारा अमीनो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए, प्लस जो अमीनो फंक्शनल ग्रुप है उस पर जो ग्रुप है हमारा वो बल्कि होना चाहिए, इधर इट शुड बी आइसोप्रोपाइल और इट मे बी टर्शरी ब्यूटाइल। प्लस जो हमारा ये हमारा रिंग है इस पे सब्सटीट्यूशन कैसा है, लाइक पैरा सब्सटीट्यूशन अगर होता है तो ये बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पैरा सब्सटीट्यूशन रिंग पे अगर हम पैरा सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, सो ये जो फैक्टर्स हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप स्टडी ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स और बीटा एंटागोनिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ कन्फिग्रेशन कैसा होना चाहिए, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, एस कन्फिग्रेशन में होना चाहिए। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इट शुड बी इन दी एस कन्फिग्रेशन, ये इसका कन्फिग्रेशन हमारा कैसा होना चाहिए, एस। तो क्योंकि आर के कंपैरिजन में जो एस है ये हमारा 100 टाइम्स मोर पोटेंट होता है, आर के कंपैरिजन में एस 100 टाइम्स मोर पोटेंट होता है फॉर बीटा रिसेप्टर एफिनिटी। These are the references for this lecture. Thank you so much.